हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी एक प्री क्रैश कोर्स में आज हम 39वां भाग करने वाले हैं। मध्य प्रदेश इतिहास और उसके राजवंश से संबंधित ये दूसरा भाग है। इसके पहले हमने N37 जो किया था, N37 में मैंने प्राचीन इतिहास से गुप्त काल तक का करवा दिया था। इसके लिए आप हमारी एन सीरीज़ पूरा देखिएगा अगर आप एमपीपीएससी का प्री निकालना चाहते हैं। एन सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रही हूँ, उसमें आपके ऑलमोस्ट सभी फैक्ट कवर करवाऊँगी मैं। और जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे वीडियो की स्पीड भी जो होती ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आप इस वीडियो के इस कोर्स के माध्यम से 80+ टारगेट करें। यूनिट 1 का ये टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा ये प्रीलिम्स का पैकेज लिया होगा तो आपको ये जो जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगी ये बुक मिली होगी। आज मैं आपको जिससे पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 1 की बुकलेट है। अगर आप हमारा ये प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्राचीन गुप्त काल तक कर लिया था और आज हम गुप्तोत्तर काल से स्टार्ट करने वाले। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं आपके कवर होते जाएंगे। 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अलग अलग राजवंश का उदय हुआ। इनमें से मैत्रक वंश थे, मौखरी वंश था, वर्धन वंश मतलब इसको पुष्यभूति वंश बोलते हैं, पुष्यभूति वर्धन थे, हर्षवर्धन थे, राष्ट्रकूट वंश, शैल वंश, ये अलग अलग वंश थे। अब हम अलग अलग वंश के नाम पढ़ेंगे, अलग ऐसे तथ्य जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। पहला है मैत्रक वंश। बल्लवी के मैत्रक वंश का राजा शिलादत्त ने 580 ईस्वी में अपना साम्राज्य पश्चिमी मालवा तक विस्तृत कर लिया था। तो मैत्रक वंश कहाँ के थे? बल्लवी के। और ये शिलादित्य कहाँ का शासक था? मैत्रक वंश का शासक था। इन्होंने पश्चिमी मालवा तक अपना साम्राज्य विस्तृत किया। मैत्रक वंश का राजा शिलादित्य याद रखना, मैत्रक वंश का, और पश्चिमी मालवा तक इन्होंने अपने शासन का विस्तार किया। दूसरा है मौखरी वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब जो कन्नौज है वो कानकुज से बना है। कानकुज ब्राह्मण आपने सुने होंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कन्नौज में 6वीं शताब्दी के मध्य में मौखरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन आएगा आपको कि जो मौखरी राजवंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो मौखरी राजवंश के जो संस्थापक थे वो हरिवर्मा थे। कौन थे? हरिवर्मा थे। और मेनली इनका जो शासन रहा था वो कन्नौज में रहा था। इसके कौन थे संस्थापक? हरिवर्मा थे। मौखरी वंश के प्रमुख शासक थे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा एवं सर्ववर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले से मौखरी वंश के महाराजाधिराज सर्ववर्मा का एक ताम्र मोहर लेख प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि मौखरी साम्राज्य का विस्तार पूर्वी निमाड़ तक था। देखो याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, कहाँ से मिला है? पूर्वी निमाड़ के असीरगढ़ के किले से मौखरी राजवंश से संबंधित लेख मिले हैं। बुरहानपुर का जो असीरगढ़ का किला है, जिसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, वहाँ से लेख मिला है मौखरी राजवंश से। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मौखरी राजवंश के जो अभिलेख मिला है वो कहाँ से मिला है? असीरगढ़ के किले से मिला है। अगला है पुष्यवर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। तो 6वीं शताब्दी में थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना नरवर्धन ने की थी। वर्धन वंश पुष्यभूति वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे राजवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। राजश्री का यही जो था आगे चल के लड़ाई का जो कारण बने थे, यही इनका ही विवाह बना था। तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री जो थी राजश्री, उसका विवाह किससे हुआ था? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित। ये पूछा जाता है राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने स्थानांतरित करी? तो हर्षवर्धन ने की। राजा हर्षवर्धन का मालवा क्षेत्र पर भी शासन था। ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्धन वंश के किस शासक का मालवा क्षेत्र पर अधिकार रहा? हर्ष का। या राजा हर्ष का कहाँ पर अधिकार रहा? तो मालवा क्षेत्र पर रहा। फ्रेंड, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख किले हैं
उनको मैं आपको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। किले को ट्रिक द्वारा कैसे, जैसे कि चंदेरी का किले का निर्माण किसने किया, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया, या मांडू में कोई किला है, या कहीं पे भी किला है हमारे मध्य प्रदेश में तो उसका निर्माण किसने किया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट आता होता है, इतिहास का ही रहेगा, मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति से संबंधित, उसको मैं अपने नए चैनल ट्रिक वाले चैनल पे करवाऊंगी, जिसका नाम है जीके ट्रिक विद आकांक्षा। इसको आप, इसकी लिंक आपको जीके ट्रिक विद आकांक्षा की कमेंट बॉक्स में मिलेगी, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मिलेंगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी ट्रिक डाली। यूनिट 10 की जो आयोग वाली यूनिट है उसके जितने भी अध्यक्ष हैं, 2 अध्यक्षों को मैं ट्रिक द्वारा करवा चुकी हूँ। आज यूपीएससी के अध्यक्ष को ट्रिक द्वारा करवाऊँगी, जितने भी अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि पूरे याद रखना मुश्किल है तो इसलिए ट्रिक द्वारा करवाऊँगी। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि यूट्यूब में आप सर्च करेंगे जीके ट्रिक विद आकांक्षा तो शायद सर्चिंग में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है, इसलिए मैंने इसकी कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दी। इसके अलावा अगर आप संविदा की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा नया चैनल भी, एक और नया चैनल है, उसका नाम है टीचर विद आकांक्षा। ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में दूंगी। ये इसलिए मैंने बनाया है ताकि यहाँ ये जो मेरा ये वाला चैनल है जीके विद आकांक्षा, ये केवल व्यापम और एमपीपीएससी के पे बेस्ड है। टीचिंग अगर हम इसमें डालेंगे तो कचरा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए अलग चैनल बना दिया है, और ट्रिक के लिए मैंने अलग चैनल बनाया है, तो ट्रिक वाला सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेल वंश कहा था, तो मध्य प्रदेश के महाकौशल, जबलपुर का क्षेत्र महाकौशल कहलाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश के महाकौशल के पश्चिमी भाग में 8वीं शताब्दी में सेल वंश की स्थापना श्री वर्धन ने की थी। सेल वंश की स्थापना किसने की थी? सेल वंश की स्थापना श्री वर्धन ने की थी, याद रखिएगा। सेल वंश की स्थापना श्री वर्धन ने की थी महाकौशल के पश्चिमी भाग में। अगला है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का बहुत अच्छा शासन रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। तो पौराणिक परंपराओं के अनुसार कलचुरी वंश चंद्रवंश एवं हय्यई वंश के शासकों को अपना पूर्वज और संबंधी मानता था। कलचुरियों की सर्वाधिक प्राचीन शाखा महिष्मती के शाखा के नाम से जानी जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फैक्ट दिमाग में बिठा लीजिए कि कलचुरियों की सर्वाधिक प्राचीन शाखा किस नाम से जानी जाती थी। तो कलचुरियों की जो सर्वाधिक प्राचीन शाखा है वो महिष्मती के शाखा के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? महिष्मती के। महिष्मती के कलचुरी शासकों में कौन प्रमुख था? तो कृष्णराज शंकरगढ़ तथा बुद्धराज प्रमुख हैं। महिष्मती के कलचुरी शासकों में कौन प्रमुख है? कृष्णराज शंकरगढ़ और बुद्धराज प्रमुख हैं। बुद्धराज महिष्मती के कलचुरियों का अंतिम ज्ञात शासक था, जिसे बादामी के चालुक्य शासक मंगलेश ने पराजित कर उसे महिष्मती से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। अब त्रिपुरी के कलचुरी के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक सबसे पहले ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश का शासक कौन, संस्थापक कौन था? तो कोकल्य था। महिष्मती के बाद कलचुरियों ने जबलपुर के समीप त्रिपुरी में 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपनी सत्ता स्थापित की थी। त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने। कोकुल वंश के शंकरगढ़ प्रथम, शंकरगढ़ द्वितीय कलचुरी वंश के शासक रहे हैं। कौन कौन? शंकरगढ़ प्रथम और शंकरगढ़ द्वितीय। कलचुरी वंश का प्रथम प्रतापी शासक था युवराज देव। इसने मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए बार बार उज्जैनी पर आक्रमण किया था। कलचुरी वंश का प्रथम शासक कौन था? युवराज देव था, और इसने मालवा पर अधिकार करने के लिए क्या किया था? बार बार उज्जैनी पर आक्रमण किया था। इसलिए युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैनी भुजंग किसको कहा जाता है? तो युवराज देव को कहा जाता है। कहाँ का शासक था ये? कलचुरी वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, और उसको क्या कहा जाता है? उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। युवराज के देव के राज दरबार में प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार राजशेखर को राजश्रय प्राप्त था। किसको? युवराज देव के राज दरबार में प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार राजशेखर को राजश्रय प्राप्त था। ये क्वेश्चन आएगा कि किसको कहा जाता है? उज्जैन का भुजंग, उज्जैनी भुजंग किसको कहा जाता है? युवराज देव को। और युवराज देव के ही राज दरबार में राजशेखर रहते थे। कौन रहते थे? राजशेखर। राजशेखर ने विद्य सालभंजिका और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथों की रचना की। राजशेखर अच्छे प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं फेमस हैं।
तो राजशेखर ने क्या किया, राजशेखर ने विद्यासाल भंजिका और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथों की रचना की है। किसकी, विद्यासाल भंजिका और काव्य मीमांसा। कलचुरी वंश का अगला शासक गांगेय था, जिसने उज्जैन के परमार वंश के राजा भोज ने पराजित किया था। गांगेय किस वंश का शासक था, कलचुरी वंश का। कोकल्य, कलचुरी वंश की संस्थापक तो कौन था, कोकल्य। गांगेय कौन से वंश का शासक था, गांगेय वंश अच्छा प्रसिद्ध शासक है, इसका ये पूछ सकते हैं गांगेय का कि ये किस वंश का शासक था। तो गांगेय जो देव था वो कलचुरी वंश का शासक था। इसने उज्जैन के परमार वंश के राजा भोज को पराजित किया था। याद रखिएगा गांगेय किसका था, गांगेय कलचुरी वंश का था। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था कर्णदेव, जिसने मालवा और बंगाल पर विजय प्राप्त की। कलचुरी वंश के 3 शासक आपको मेनली याद रखना है, 4 शासक। एक तो युवराज, जिसे उज्जैन भुजंग कहा जाता है, और इसके बाद कोकल्य प्रथम, गांगेय और कर्णदेव। गांगेय इसका उज्जैन के परमार वंश के राजा भोज ने इनको पराजित किया था, और सबसे प्रतापी शासक कर्णदेव था, जिसने मालवा और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। कलचुरी शासक कर्णदेव को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि किसको हिंदू नेपोलियन कहा जाता था, तो कलचुरी शासक कर्णदेव को हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था, कलचुरी शासक कर्णदेव को हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। कलचुरी शासक कर्णदेव ने गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम, कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर लाट के साथ त्रिगुट संघ बनाकर मालवा के शासक भोज परमार को पराजित किया था। किसने, कर्णदेव ने। जब उन्होंने कर्णदेव को ही पराजित कर दिया था जब, तो उन्होंने जब मालवा और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, और उन्होंने देखा कि उनके जो पूर्वज थे गांगेय, उनको राजा भोज ने पराजित किया था, तो उन्होंने अलग अलग राजाओं के साथ मिलकर सेना संगठित की और राजा भोज को पराजित किया था। कर्णदेव के बाद कलचुरी वंश के अन्य अधिक उत्तराधिकारी भी रहे थे, गयाकर्ण, विजयदेव, यशकर्ण। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक था विजयदेव। कौन था, विजयदेव। कलचुरी वंश के गयाकर्ण की जो रानी थी अल्हण देवी ने जबलपुर के नर्मदा नदी के तट पर भेड़ा घाट पर 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया। इसके भीतरी भाग में 81 देव कुलिकाएँ हैं। क्वेश्चन आएगा कि जबलपुर के भेड़ा घाट के पास 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, गयाकर्ण की पत्नी अल्हण देवी ने कराया था। भेड़ाघाट जबलपुर में कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित गौरी शंकर मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर है और त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। जबलपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के शासक कर्णदेव ने कराया था। याद रखिएगा, जबलपुर में एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, और त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कलचुरी वंश के शासक कर्णदेव ने कराया था। कलचुरी शासकों ने सुहागपुर में विराटेश्वर मंदिर में अमरकंटक क्षेत्र में ग्रेनाइट पत्थरों से लगभग 24 मंदिरों का निर्माण कराया। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक प्रमुख रूप से शैव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे, शैव धर्म को। अगला है मालवा का परमार वंश। उदयपुर प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है कि 818 ईस्वी में उपेंद्र ने मालवा क्षेत्र में परमार वंश की स्थापना की थी और उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने की थी, उपेंद्र ने की थी। तो उपेंद्र ने परमार राजवंश की स्थापना की, उपेंद्र राज जिसको बोलते हैं, और उन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परमार वंश की स्थापना किसने की, उपेंद्र ने की। परमार वंश की स्थापना किसने की, उपेंद्र ने की। किसको राजधानी बनाया, उज्जैनी को राजधानी बनाया। किसने स्थापना की परमार वंश की, उपेंद्र ने, और उज्जैनी को राजधानी बनाया। राजाओं का क्रम देख लो, सबसे पहले उपेंद्र, फिर बैर सिंह सियक प्रथम, बागपति प्रथम इम्पोर्टेंट है, हर्ष सियक द्वितीय, मुंज इम्पोर्टेंट है जिसको बागपति द्वितीय कहा जाता है। याद रखिएगा, कृष्णराज को बागपति प्रथम, उपेंद्र कृष्णराज इनको भी बोलते थे, उपेंद्र को भी। बागपति प्रथम कृष्णराज को बागपति प्रथम बोला जाता है और मुंज को बागपति द्वितीय बोला जाता है। सिंधुराज भोज जिसको राजा भोज भी बोलते हैं, कवि भोज भी बोलते हैं। जयसिंह प्रथम, उदयादित्य, लक्ष्मण देव, नरसिंह वर्मन, नरवर्म देव, यशोवर्मन, जयवर्मन प्रथम, परमार महाकुमार, अर्जुन वर्मन, महलक देव।
प्रसिद्ध ग्रंथ के अनुसार प्रबंध चिंतामणि के अनुसार सियक द्वितीय द्वारा मुंज को पुत्र के रूप में गोद लिया गया था, जो आगे चलकर परमार वंश का शासक बना था। मुंज को गोद किसने लिया था? सियक द्वितीय ने लिया था। मुंज परमार वंश का सबसे पराक्रमी शासक सिद्ध हुआ, जबकि उन्हें गोद लिया था। मुंज को बागपति राज एवं उत्पल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, मुंज को और क्या बोला जाता है? मुंज को एक तो उत्पल बोला जाता है और बागपति राज भी बोला जाता है। तो बागपति राज और उत्पल मुंज को बोला जाता है। मुंज ने अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ की उपाधि धारण की। मुंज ने कौन सी उपाधि धारण करी? एक तो अमोघ वर्ष की, पृथ्वी वल्लभ की और श्री वल्लभ की। ये याद रखिएगा इनको कि उत्पल के नाम से और बागपति राज के नाम से जाना जाता है। परमार शासक मुंज ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित भी किया था और उसकी राजधानी त्रिपुरी पर भी अधिकार किया था। मालवा के परमार शासक मुंज का सामान्य पूर्व में साम्राज्य जो है वो पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती तक, उत्तर में झालावाड़ जो राजस्थान में है, कि दक्षिण में ताप्ती नदी तक विस्तृत था। मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज अल्पकाल के लिए ही शासक बना था। फ्रेंड्स, राजा भोज पढ़ने से पहले मैंने कल एक कोर्स स्टार्ट किया है मेरे इसी चैनल पर, मध्य प्रदेश 2022। इसमें मैंने कल आपको मैंने आपको उसमें पद्म पुरस्कार कब से स्टार्टिंग हुई, किसको दिया गया, हमारे मध्य प्रदेश में 2022 में किसको मिला, वो मैंने वहाँ पे करवाया है। वो मैंने इसलिए मध्य प्रदेश 2022 मैंने, क्योंकि अभी मई ही चल रहा है, तो 2 दिसंबर तक के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें 2022 का करंट ज़रूर पूछेंगे, तो वहाँ हम टॉपिक वाइज करंट पढ़ेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको करवाया है उसमें पद्म पुरस्कार। अगला मैं करवाऊँगी जितने भी साहित्य पुरस्कार हैं, तानसेन पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, शरद जोशी पुरस्कार, इनकी राशियाँ, उनकी स्थापना कब हुई थी और ये भी किस किस को मिले हैं, तो ये भी मैं वहीं पे करवाऊंगी। तो वो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दूंगी मध्य प्रदेश 2022, तो वहाँ पे आपको पूरे टॉपिक मिलेंगे। कल वाला वीडियो भी उसको देख लीजिएगा। तो सिंधुराज की 1000 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका पुत्र भोज परमार मालवा का शासक बना था। याद रखिएगा, राजा भोज के पिता कौन थे? सिंधुराज थे। राजा भोज परमार वंश का सबसे महान शासक था। राजा भोज ने अपने साम्राज्य की राजधानी उज्जैन से धार नगरी में स्थापित की थी। राजा भोज ने धार में कालिका मंदिर और सरस्वती सदन मतलब भोजशाला का निर्माण भी कराया था। राजा भोज परमार ने भोजपाल नगर और भोपाल में भोजताल का भी निर्माण कराया था। राजा भोज ने भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के भोजपुर में भोजेश्वर शिवलिंग का भी निर्माण कराया, जो वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। भोजपुर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का सोमनाथ। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर आज भी अधूरा है। राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। राजा भोज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। राजा भोज को कविराज कहा जाता था। इन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें थे प्रमुख हैं सरस्वती कंठावरण, सम्रांगण, सूत्रधार, चारु चर्चा, उदंड मार्तंड, विद्या विनोद, सिद्धांत विग्रह, युक्ति कल्पतरु, ये इनकी रचनाएं। राजा भोज परमार के राज दरबार में संस्कृत के 500 से अधिक विद्वानों को राजाश्रय प्राप्त था। धार प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि राजा भोज ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु कलचुरी शासक गांगेदेव को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कलचुरी शासक गांगेदेव को किसने पराजित किया था? किस राजा भोज ने किया था। ग्वालियर क्षेत्र को कच्छप घात शासक से छीनना चाहा, लेकिन चंदेल शासक विद्याधर के कारण ये संभव नहीं हो सका। राजा भोज परमार का सामान्य मालवा, चित्तौड़गढ़, खानदेश, कोंकण, गोदावरी तक विस्तृत था। राजा भोज को जीवन के अंतिम समय में कलचुरी शासक कर्णदेव, गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम एवं कल्याणी के चालुक सोमेश्वर लाट के त्रिकूट संघ का सामना करना पड़ा, जिससे वे पराजित हुए। युद्ध के दौरान राजा भोज बीमार पड़ गए थे और 1055 में उनकी मृत्यु हो गई थी। खजुराहो में चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं, इनकी स्थापना जरूर याद रखिएगा। खजुराहो में चंदेल वंश की स्थापना, खजुराहो में चंदेल वंश का ही शासन है और वहाँ पे चंदेल वंश की जो स्थापना की थी वो नन्नुक ने की थी। नन्नुक ने कब की थी इसकी स्थापना? तो 825 ईस्वी में की थी नन्नुक ने इसकी स्थापना। खजुराहो का जो पूर्व नाम है उसको खजूरबाहा खजुराहो वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। खजुराहो एवं वर्तमान के बुंदेलखंड को पूर्व में जिजाग भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। यशोबर्मन जो है वो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यशोबर्मन ने ही खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था।
ये जो मंदिर का निर्माण, किले का निर्माण किसने करा है, इसको मैं अपने ट्रिक वाले चैनल में ट्रिक से करवाऊंगी। ट्रिक के लिए आपको नया चैनल सब्सक्राइब करना है, लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगी। तो यशोवर्मन खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, जिसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। यशोवर्मन की महत्वपूर्ण विजय कालिंजर की विजय थी। यशोवर्मन ने कालिंजर के गुर्जार प्रतिहार शासक महीपाल को भी हराया था। यशोवर्मन ने अपने शासनकाल में कलिंजर, मिथिला, चेदी आदि क्षेत्रों को जीता। चंदेल वंश का शासक था एक धंगदेव, एक महान विजेता और कुशल निर्माता। तो याद रखिएगा धंगदेव कहाँ किसका शासक था, तो धंगदेव जो है वो चंदेल वंश का शासक था। चंदेल शासक धंगदेव के शासनकाल में ही खजुराहो में पाषाण निर्मित भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। धंगदेव ने गोपाद्री ग्वालियर को बोला जाता है, हमें कच्छप घाट शासक को पराजित किया था। ये कच्छप घाट जो शासक जो था वो ग्वालियर में था, ये ध्यान रखिएगा। धंगदेव ने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर एवं पार्श्वनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया था। धंगदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गंडदेव अल्पकाल के लिए शासक बना था। याद रखना धंगदेव, गंडदेव ये कहाँ के हैं, ये चंदेल के हैं। 1017 में गंडदेव की मृत्यु के बाद विद्याधर चंदेल वंश का अगला प्रतापी शासक बना। विद्याधर ने अपने शासनकाल में तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनबी के आक्रमण को विफल कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है कि महमूद गजनबी के आक्रमण को किसने विफल कर दिया, किस तुर्की आक्रमणकारी के आक्रमण को मध्य प्रदेश शासक ने विफल कर दिया, तो वो था विद्याधर। कहाँ के थे वो, चंदेल वंश के। कन्नौज शासक राज्यपाल द्वारा महमूद गजनबी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद चंदेल शासक विद्याधर इतना क्रोधित हुआ कि उसने शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। 12वीं शताब्दी के अंत में चंदेल वंश का शासक जो था वो था परमार्थी देव, जिसकी राजधानी महोबा थी। परमार्थी देव दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। परमार्थी देव चंदेल के शासक में 2 वीर सामंत योद्धा आला एवं उदल रहते थे। वीर योद्धा आला की आराध्य देवी मैयर की मां शारदा थी। परमार्थी देव चंदेल के राज दरबार में लोक कवि पंडित जगनिक को भी राजाश्रय प्राप्त था। याद रखिएगा परमार्थी देव चंदेल शासक थे और परमार्थी देव के दरबार में जगनिक रहते थे। जगनिक ने परमाल रासो एवं आलाखंड लोक साहित्य काव्य की रचना की थी। फ्रेंड्स ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। इसमें 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। हर यूनिट से 400 से 500 प्रश्न को इसमें कवर किया गया है। टोटल 5000 प्रश्न हैं और इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध हैं। आप अगर ये कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है या कोई प्रैक्टिस सेट आपके पास नहीं है तो आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी ले सकते हैं और आप इसको हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF इसकी 999 है, जिसमें आपको पूरे 50 टेस्ट 5000 प्रश्न मिल जाएंगे और इसकी हार्ड कॉपी 1999 है। ये आपके घर आ जाएगी, घर पर बैठकर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1212 में चंदेल शासक त्रिलोकवर्मन ने कलचुरी को पराजित कर स्थापना शासन स्थापित कर लिया था। 1202 में चंदेल शासक परमार्थी देव चंदेल ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। परमार्थी देव चंदेल ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। चंदेल वंश का अंतिम शासक था कीरत सिंह चंदेल, जिसकी राजकुमारी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। सन 1540 में दलपत शाह की मृत्यु के बाद अपने पुत्र नारायण शाह की संरक्षिका के रूप में इन्होंने बागडोर संभाली और 1564 में अकबर की मुगल सेना से पराजित होकर ये रणभूमि में शहीद हो गई थी। दलपत शाह से इनकी शादी हुई थी। याद रखिएगा संग्राम शाह की ये पुत्र वधू थी, मतलब बहू थी, और दलपत शाह की ये पत्नी थी। और इनका जो पिता थे वो कीरत सिंह चंदेल थे, तो मतलब दुर्गावती चंदेल वंश की थी और शादी गोंडवाना वंश में हुई थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। संस्थापक नन्नुक थे। इनका चंद्र वंश से संबंध था, इसलिए इसका नाम चंदेल पड़ा है। और इसकी समय कब से कब तक रहा था, 825 से 840 तक रहा था। फिर इसके शासक हैं ये प्रमुख, ये अगर आपने मैं नोट्स लिए होंगे तो आपको ये मिल गया होगा। कच्छप घाट वंश के बारे में पढ़ें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग का एक महत्वपूर्ण राजवंश था और कच्छप घाट वंश का जो मूल स्थान था वो ग्वालियर था। कच्छप घाट साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, नरवर, करेरा, श्योपुर कला, दतिया आदि जिलों के भूभाग सम्मिलित थे। किसमें, कच्छप घाट वंश में। चारण भाट परंपरा के अनुसार कच्छप घाट वंश को अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के पुत्र कुश के संतति के मार्ग में प्रतिष्ठित किया था। इन्होंने उत्तर कौशल मतलब अयोध्या से प्रवासित होकर
रोहितास का निर्माण किया। वहाँ से उनकी एक शाखा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नलपुर में आकर निवास करने लगी थी। इस शाखा के जो संस्थापक थे राजा नल, उन्होंने विक्रम संवत 351 में नलपुर दुर्ग का भी निर्माण कराया था। संवत 351 मतलब 1294। इतिहासकार कनिंघम ने कच्छप घात वंश को नए शत की भी संज्ञा दी थी। इसके पूर्वज के रूप में राजा नल का उल्लेख किया गया है। कनिंघम के अनुसार कच्छप घात राजवंश का प्रथम शासक सूरसेन था। कच्छप घात वंश का पहला शासक कौन था? सूरसेन था, जो कुंतलपुरी, जो कि कोतवार मुरैना में है, वहाँ पर शासन करता था। राजा सूरसेन ने ही याद रखिएगा, सूरसेन किस वंश का शासक था? कच्छप घात वंश का था। और सूरसेन ने ही 525 ईस्वी में ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण कराया था। किसने कराया था 525 ईस्वी में ग्वालियर दुर्ग का निर्माण? सूरसेन ने। कच्छप घात राजवंश ने गोपाद्री क्षेत्र में पृथक 3 क्षेत्रों में शासन किया। ग्वालियर सिंघोनिया के कच्छप घात, नरवर के कच्छप घात और दूपकुंड के कच्छप घात। कच्छप राजवंश की ग्वालियर शाखा के ये संस्थापक जो राजा थे वो वज्रदामन थे, जिनकी राजधानी सिंघोनिया थी। सिंघोनिया वर्तमान मुरैना को कहा जाता है। सिंघोनिया में ककन मठ का मंदिर भी कच्छप घात शासक महीपाल ने बनवाया था और ये आसन नदी के किनारे स्थित था। कच्छप घात शासक महीपाल ने ग्वालियर दुर्ग स्थित सास बहू के मंदिर, अधूरे मंदिर को निर्माण को पूरा करवाया था। याद रखिएगा, जो सास बहू का मंदिर है ग्वालियर में, जो अधूरा मंदिर को पूरा किसने करवाया था? महीपाल में। नलपुर कच्छप घात वंश का संस्थापक वज्रदामन का पुत्र सुमित्र था। जो कच्छप घात वंश का संस्थापक वज्रदामन जो था, उसका पुत्र जो है वो कौन था? सुमित्र। गुना जिले के कुलावर एक जगह है गुना में, वहाँ पे गांव से एक सती स्तंभ प्राप्त हुआ है। पता चलता है कि इसमें से 2 कच्छप घात राजकुमारों सिंहदेव और देवपाल के नाम अंकित पाए गए हैं। किस किस के? सिंहपाल और देवपाल के नाम पाए गए हैं। ये किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसके फलस्वरूप उनकी पत्नियां क्रमशः कुबला देवी और कुंता देवी उनकी चिता पर जल गई थी। दूपकुंड श्योपुर जिले में स्थित है, जहां कच्छप घात वंश का शासन था। कौन सा? दूपकुंड। दूपकुंड को स्थानीय जनता डोबकुंड भी कहती थी। दूपकुंड के कच्छप घात वंश का प्रथम राजा युवराज था, जिसने कच्छप घात कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। फिर यज्वपाल वंश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तोमर राजवंश के कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। तोमर राज्य मेनली ग्वालियर में रहा था। 1388 ईस्वी में वीर सिंह देव ने तोमर वंश की स्थापना की। याद रखिएगा, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। और उसके उत्तराधिकारी थे उद्धरण देव, वीरम देव ने थे। तोमर शासक विक्रम देव के शासनकाल में नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के सेनापति मल्कू इकबाल खान ने ग्वालियर को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास ही किया था और विक्रम देव को धौलपुर के निकट मल्लू इकबाल खान ने ही पराजित किया था और ग्वालियर पर आक्रमण किया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से जो है मल्लू इकबाल खान को पराजित करके पुनः ग्वालियर पर आक्रमण कर लिया था। ग्वालियर का तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था। 21 सितंबर 1388 को इन्होंने स्थापित किया था। और ये जो वीर सिंह देव थे वो संस्कृत के पंडित थे, आयुर्वेद में भी जानते थे। इन्होंने वीर सिंहावलोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी की स्थापना की थी। वीर सिंह ने वीर सिंहावलोक नामक ग्रंथ की रचना की थी। उस समय वह एक चंबल घाटी क्षेत्र इसाहा का राय था। वीर सिंह देव के राज दरबार में संगीताचार्य दामोदर भट्ट को राजस्व प्राप्त था, जिन्होंने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ लिखा। याद रखिएगा, दामोदर भट्ट को किसके राज दरबार में आश्रय प्राप्त था? वीर सिंह देव के। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? उन्होंने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ लिखा था। ग्वालियर के तोमर शासक डूंगरेंद्र देव के काल में दिल्ली के सुल्तानों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ग्वालियर पर पहला जो आक्रमण हुआ था दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह ने किया था और दूसरा आक्रमण 1429 से 30 में हुआ था। डूंगरेंद्र शाह ने राणा कुंभा से महत्वपूर्ण संबंध थे, जो मेवाड़ के शासक थे उनके डूंगरेंद्र शाह से महत्वपूर्ण संबंध थे। 1437 में मालवा के सुल्तान हुशंग शाह ने 2 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया और बाद में डूंगरेंद्र सिंह ने हुशंग शाह को पराजित कर अपनी लूटी गई संपत्ति हुशंग शाह से प्राप्त कर ली थी।
ग्वालियर के शासक डूंगरेंद्र सिंह ने कश्मीर के अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल अब्दीन से महत्वपूर्ण संबंध रखे। किसने? डूंगरेंद्र शाह। याद रखिएगा, डूंगरेंद्र सिंह कहाँ के थे? ग्वालियर के शासक थे। अब ये ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर हम आज नहीं पढ़ेंगे, ग्वालियर के मानसिंह तोमर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा मानसिंह तोमर से पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास तक मध्य प्रदेश का, फिर हम उसका मध्य प्रदेश का इतिहास को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी कुछ ये ई बुक देख सकते हैं, आप हमारी ई बुक ले सकते हैं। MPG के वन लाइनर 5000, वन लाइनर MCQ 3000, फिर ये मासिक की आप ले सकते हैं मध्य प्रदेश की। एक जनवरी से दिसंबर तक का पूरा आएगा और एक फिर जनवरी से अप्रैल तक की अलग अलग मंथ की मासिक की आएंगी। अगर आप चाहते हैं एक मासिक की 15 रुपये की आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये भूगोल की ई बुक ले सकते हैं, 35 रुपये की भूगोल की ई बुक है। इसमें 2230 वन लाइनर हैं, तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। आप मेरे कोई भी नोट्स प्रीलिम्स या टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।